नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। दुनिया देख रही है कि कैसे इजराइल और ईरान आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी इन दोनों के बीच में चोली दामन वाला साथ हुआ करता था। 1979 की क्रांति से पहले ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश था। 1950 में उसकी तरफ से मान्यता इजराइल को दे दी गई थी। वक्त बदला और रिश्ते ऐसे बिगड़े कि आज आग और पानी का बैर साफ नजर आता है। ईरान का फिलिस्तीन के प्रति उमड़ता प्रेम और अल-अक्सा मस्जिद को लेकर के उसकी संवेदनशीलता ने इस आग में घी डालने का काम किया है। ईरान खुद को मुस्लिम जगत का रहनुमा साबित करने के लिए इजराइल के खिलाफ आस्तीन का सांप यानी प्रॉक्सी संगठन पाल करके चल रहा है। अब आपको समझाते हैं कि ईरान और इजराइल में दुश्मनी क्यों है, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1979 की ईरान इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू हुई दुश्मनी को लेकर के। इजराइल के साम्राज्यवाद को खारिज करना वैचारिक बुनियाद बनाया गया। खुमैनी की सरकार ने इजराइल से सारे संबंध इस दौरान तोड़ दिए थे। इजरायली नागरिकों के पासपोर्ट को वैध मानना बंद कर दिया गया था और तेहरान स्थित इजरायली दूतावास को पीएलओ को सौंप दिया गया। अलग फिलिस्तीन राष्ट्र की मांग को लेकर के संघर्ष कर रहा था पीएलओ। ईरान के मन में फिलिस्तीन के लिए गहरी सहानुभूति थी, मुस्लिम भाईचारा। और नया ईरान खुद को इस्लामी ताकत के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था। ईरान ने फिलिस्तीन मुद्दे को उठाया, अरब देशों ने पीछे छोड़ दिया था। यरूशलेम स्थित अल-अक्सा मस्जिद विवाद को लेकर के भी तनातनी देखने को मिलती है। यरूशलेम जिस पर अधिकार फिलिस्तीन भी करता है और साथ साथ इजराइल भी करता है, दोनों ही इसे अपनी राजधानी बनाने में लगे हुए हैं। अल-अक्सा मस्जिद यहूदी टेंपल माउंट मानते हैं इसे। अल-अक्सा को मुस्लिम मस्जिद मानते हैं तो यहूदी इसे टेंपल माउंट कहते हैं और इसीलिए फिलिस्तीन और इजराइल में भी लंबे जंग चल रही है लंबे समय से। मिडिल ईस्ट में जारी तबाही को देख करके ऐसा लगता है जैसे दोनों पक्ष ईद का जवाब पत्थर से देने पर आमादा हो गए हैं। कोई नहीं झुकना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि अब जब ये जंग शुरू हुई है तो हम खलीफा बन करके उभरे। इजराइल चाहता है कि एकमात्र यहूदी राष्ट्र होते हुए हमने एक मुस्लिम राष्ट्र को घुटनों पर ला दिया है। और ईरान के लिए ये 1979 वाला वो वक्त है जब वो खुद को एक बार फिर से मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा साबित कर सकता है। तेहरान से लेकर के तेल अवीव और लेबनान से लेकर के गाजा तक इस दुश्मनी की आग पूरे क्षेत्र को अपने लपेटे में ले रही है। कल के दोस्त, आज के जानी दुश्मन। शांति की उम्मीद अब टेढ़ी खीर नजर आती है। जो ईरान इजराइल कभी गले मिलते थे, आज एक दूसरे के गले काटने पर उतारू हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में एक दूसरे पर ड्रोन मिसाइलें दागी जा रही हैं और ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि साख और वर्चस्व की हो गई है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए खास पैनल जुड़ेगा हमारे साथ, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यहूदी वर्सेस मुसलमान, पूरा मिडिल ईस्ट कर रहा भुगतान। अल-अक्सा का पुराना विवाद, अब वर्चस्व की भड़कियां। कभी दोस्त थे इजराइल ईरान, अब खून बहाना काम। इजराइल ईरान की अदावत दशकों बाद भी यथावत। अब आपने ये तो जान लिया कि आखिरकार इन दोनों देशों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान इजराइल के बीच छिड़ी हुई ये सदियों पुरानी जंग कभी खत्म हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी मुद्दे पर करूंगी चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल टीपी त्यागी और ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इजराइल समर्थक हैं। बेनी बेंजामिन पूर्व सैनिक है आईडीएफ से, इजराइल से, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। अशरफ अली जैदी ईरान मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अहमद अब्बास भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद अब्बास जी, सबसे पहले ये जो वर्चस्व की लड़ाई है वो 1979 से चल रही है, लेकिन इस वर्चस्व की लड़ाई में क्या इस बार मिडिल ईस्ट के नक्शे से कोई देश गायब होगा? अब इस वक्त तो देखिए ये बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है और इस वक्त इस पॉइंट पे ये कहना कि अभी फौरी तौर पर क्या हो जाएगा मुश्किल है, लेकिन ये नजर आ रहा है कि अमेरिका का जो वर्चस्व इस इलाके में
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से चला आ रहा है, उसको बहुत ही गंभीरता के साथ चैलेंज किया जा रहा है। और ये चैलेंज सारी दुनिया देख रही है कि गंभीर चैलेंज है अमेरिका के सामने। अब ये देखना है कि अमेरिका इसको कैसे फेस करता है। अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो इस इलाके में अपना डोमिनेंस बाकी रख पाए। वो हमें टूटता हुआ, चरमराता हुआ नजर आ रहा है। देखना यह है कि अब आगे क्या होगा। ईरान इस लड़ाई के लिए बहुत लंबे समय से तैयार हुआ है। आपने 1979 की बात की, जब ईरान में इनकलाब आया और यहाँ की राजशाही व्यवस्था खत्म हुई, वरना ईरान में भी अमेरिका का ही डोमिनेंस था। ईरान की जो शाह गवर्नमेंट थी वो अमेरिका की बहुत ही करीबी अलाई थी। एक्चुअली वो अमेरिका के लिए एक सिपाही का रोल अदा करती थी इस रीजन में उस वक्त तक। वो खत्म हुई, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि अमेरिका के लिए एक चैलेंज पैदा हुआ और वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। अब हम उसका एक पीक देख रहे हैं इस वक्त। ठीक। ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी, हम 1948 से लेकर के अगर 2026 तक देखते हैं तो दोनों ही देशों के बीच में किस तरीके से संबंधों में परिवर्तन आया, उतार चढ़ाव आया, वो हमने देखा है। 1948 तक इजराइल के साथ अच्छे संबंध थे, अमेरिका के साथ अच्छे संबंध थे, आज तीनों ही मिलकर के युद्ध में उतरे हुए हैं। इन सब की वजह से क्या ये कहना छोड़ दिया जा सकता है कि इजराइल ने फिलिस्तीन में जमीन को कब्जा किया और यही डर ईरान के मन में बना रहा? मीनाक्षी, या तो आप बहुत अच्छा रिसर्च वर्क प्रेजेंट किया है आपकी टीम ने, उसके लिए दाद। लेकिन या तो हम इसको 1979 और उसके बाद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद इजराइल को इन्होंने अचानक नकार दिया। नहीं तो 1979 के पहले ईरान और इजराइल के संबंध थे, ठीक ठाक थे। 79 के बाद उन्होंने डी रिकॉग्नाइज कर दिया और उसकी जो एम्बेसी थी वो दे दिया किसी दूसरी बॉडी को। और या फिर हम इसको ज्यूज के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हॉलोकास्ट के समय से देखें, क्योंकि प्रॉब्लम तो वहां शुरू हुई 1939 से 1945 के बीच में, जो मैसेकर, ग्लोबल हॉलोकास्ट बोलते हैं उसको मीनाक्षी, जब ज्यूज को इस पृथ्वी से खत्म करने के लिए हिटलर और उसके मिशन चल रहे थे। और पूरे दुनिया में ये कहा जाता है, उस समय डेटा इतना सही नहीं होता था, बट इट इज सेड कि 5 से 6 मिलियन, 5 to 6 मिलियन Jews were slaughtered सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, स्टार्टिंग 1935। एक्चुअली शुरू हुआ ये इनका ज्यादा किलिंग 41 से 45 तक। तो इसलिए ये जगह जगह से माइग्रेट करके पैलेस्टीनियन स्टेट की तरफ इकट्ठा होने लगे, क्योंकि इनकी जान का सवाल था, इनकी एग्जिस्टेंस का सवाल था। ज्यूज इस दुनिया से इरेडिकेट हो जाते। तो उस वक्त उन्होंने एक जगह बनाई। अब वहां पे उस जगह पे आप उनको बोले हम इसको नहीं रहने देंगे, अरब 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 एक वर्ड, ठीक है, अरब होना चाहिए, लेकिन साथ में अगर एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ रहा है एक पूरी कौम को, तो उनको जिंदा रहने का, उनको जीवित रहने का, उनको बने रहने का अधिकार है। और इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने ये रिकॉग्नाइज किया और इनको स्प्लिट किया, पैलेस्टीन एंड इजराइल। जो भी 45% एंड 55%, एक्चुअली वो 75 एंड 30 25, ऑल दैट डेटा डजंट मैटर। यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबली एक एक्सेप्टेंस दी कि इजराइल विल एग्जिस्ट, ज्यूज विल एग्जिस्ट विद प्राइड इन अ स्टेट। इसको लेके अरब वर्ल्ड की डिफरेंट टेक्स रही टिल 1967। 67 में नेचुरली जब चारों तरफ से सप्रेशन हो रहा है, हॉलोकास्ट से रिकवर कर रहे हैं ज्यूज, लाखों, दसियों लाख लोग, 60 लाख लोग मार दिए गए उनकी कम्युनिटी के, तो उन्होंने एक्सपेंशन का कोशिश किया और वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप वगैरह को एक्सपैंड किया अपनी एग्जिस्टेंस को। उसके बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है 79 में, और आप उसको फिर से नल एंड वॉइड। जो काम आज अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है कि ईरान के अंदरूनी मामले में दखल दे रहा है। पूर्वी यरूशलेम भी तो रहा फिलिस्तीन की तरफ, ईरान का झुकाव, पूर्वी यरूशलेम, ये तमाम मुद्दे भी तो रहे। सर, इस पर आप विस्तार से आगे भी बताइएगा। बेनी बेंजामिन जुड़ गए हमारे साथ, पूर्व सैनिक है आईडीएफ से, इजराइल से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बेनी बेंजामिन जी, इस पूरे मुद्दे पर आईडीएफ क्या पीछे हटेगी, या इस युद्ध की जो शुरुआत हुई है उसे खत्म करने के बाद ही अब कोई नतीजा निकलेगा? पहली बात में, हमको किसको खत्म नहीं करना है, सबको उनके गांव में रहो, आराम से रहो, और बस हम लोग को इधर रहने दो। यू नो, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, we never had any problem in India. Only the Jews, only country in the world. 2000 years we had been to India, कभी हम लोग को एक भी problem नहीं आया। Why? You know why? Because Indian people received us and we were there. We were respecting them. They were respecting us. So that is very, very important.
if this Iranian people or not सर, sorry अगर आप थोड़ा सा Iranian regime, कोशिश करें हिंदी में बोलने के लिए, हिंदी दर्शक है हमारे साथ। इरानियन रिजीम हमारे को रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ईरानियन रिजीम 47 साल हमारे पीछे पड़ा है हमको खत्म करने के लिए। अच्छा। एंड दैट वी डोंट एग्री, दैट्स ओनली वी डोंट एग्री। वी आर स्मॉल कंट्री, वी वांट टू लिव इन पीस विद आवर नेबर्स। यू कैन सी लेबनान का कुछ भी हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, उनकी पब्लिक हमारे साथ है और हिजबुल्लाह हमारे पर अटैक कर रहा है। तो दिस इज समथिंग यू कांट बिलीव। नहीं, ये आई कांट बिलीव दैट व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, रिजवी जी क्या जवाब देंगे आप? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।